राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की तरह आए। तेजस्वी यादव ने उनका भरपूर सपोर्ट किया। तेजस्वी के बूते जितना भी जो भी महागठबंधन जुटा सकता था उसने जुटाया, चुनाव लड़ा। कैंडिडेट सिलेक्शन में एनडीए से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस महागठबंधन का रहा है कि पिछले 5 चुनावों में मोकामा का ये सबसे टफ चुनाव होने वाला है। अनंत सिंह जीतेंगे हारेंगे ये तो कल पता चलेगा, लेकिन पिछले 5 चुनाव में 2005 से लेकर 2005 के दोनों चुनाव, 2010, 2015, 2020 और ये छठा चुनाव है 2025, ये अनंत सिंह के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है। प्रशांत किशोर राम जाने क्या कर रहे थे। शुरू में उन्होंने काफी अच्छा काम किया, उनकी चर्चा हुई, वो पॉपुलिस्ट कल्चर की तरफ आगे बढ़े। खूब अच्छे से उन्होंने मीडिया को अपने हिसाब से चाहा कि हम टारगेट करें लोगों, वैसे नेताओं को जिसकी वजह से मीडिया उन्हें पब्लिसिटी दे, जो उन्हें मिल गई। बिहार विधानसभा चुनाव का कल अंतिम दिन होगा। तमाम उम्मीदवारों की ये चिंता है कि कल क्या परिणाम आने वाला है। देखिए, हम लोग भी जब परीक्षा देते थे उसके बाद रिजल्ट की जब आने के दिन होते थे तब काफी शरीर में, मन में डर बना रहता था, क्या होगा कल। हम और तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है कि 18 को हम शपथ ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश हैं। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि 18 तारीख को शपथ ले रहे हैं। क्या लगता है किसकी सरकार? एग्जिट पोल में तो एनडीए की सरकार बताई जा रही है। देखिए, बिहार का ये जो चुनाव बीता है ना, इसमें कई नेताओं ने बहुत कुछ कहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार को 25 सीटें नहीं आएंगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद से कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि 18 नवंबर को शपथ लेने जा रहे हैं। भाजपा के नेता तो कहते ही रहते हैं। तो कहने से चुनाव तक सब कुछ असर पड़ता है। चुनाव जब बीत चुका होता है तो आपके कहने से कुछ असर नहीं होता है, क्योंकि सबको रिजल्ट का इंतजार होता है। तो जो भी होगा, एग्जिट पोल के नतीजे जैसे भी रहे हों, उनका जो सर्वे रिपोर्ट है, उनका जो इंक्लिनेशन है, वो जिस दिशा में भी रहा हो, एग्जैक्ट पोल रिजल्ट जब आएगा उसी के हिसाब से डिसीजन होगा कि 18 तारीख को सरकार बनेगी कि 20 तारीख को बनेगी कि हंग रहेगी या क्या होगा। तेजस्वी बनाएंगे कि नीतीश बनाएंगे, भाजपा बनाएगी, जनसुराज बनाएगी, क्या होगा ये 18 तारीख के। प्रशांत किशोर तो बोले कि 25 से ज्यादा सीट आएगा नीतीश कुमार को तो हम संन्यास ले लेंगे। तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट्स को अगर थोड़ा भी, अगर 50% भी सही मानते हैं तो नीतीश कुमार 25 सीट से आगे हैं। ये तो क्लियर दिख रहा है। लगभग सभी सर्वेज में नीतीश कुमार यानी कि एनडीए की ही सरकार बन रही है, और ये अभी तक ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बने अगर एनडीए को बहुमत आता है उनकी तो। रणनीति क्या फेल हो गई? रणनीतिकार थे वो, बिहार की रणनीति तय कर रहे थे। प्रशांत किशोर राम जाने क्या कर रहे थे। शुरू में उन्होंने काफी अच्छा काम किया, उनकी चर्चा हुई, वो पॉपुलिस्ट कल्चर की तरफ आगे बढ़े। खूब अच्छे से उन्होंने मीडिया को अपने हिसाब से चाहा कि हम टारगेट करें लोगों, वैसे नेताओं को जिसकी वजह से मीडिया उन्हें पब्लिसिटी दे, जो उन्हें मिल गई। लेकिन जब कैंडिडेट्स का खुलासा उन्होंने किया, कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की, फिर वही नाम, सब पुराने नाम, आरसीपी की बेटी को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, जैसे तैसे नाम। कई नॉन सीजन पॉलिटिक्स वाले लोगों को दे दिया, जिसमें केसी सिन्हा है, वाईवी गिरी हैं, और भी नाम है जो पॉलिटिक्स में नहीं है। एक उम्र उनकी बीत चुकी है दूसरे प्रोफेशन में, और अब उन्हें पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है। यानी कि मतलब केसी सिन्हा 65 साल की उम्र तक शिक्षक रहते हैं और उसके बाद से राजनीति में आते हैं, जिसमें मतलब अब रिटायरमेंट की तरफ भेजने की बात होती है कि 70 साल 75 साल के आप हो गए, अब आप रिटायर हो जाइए। अब ये भी ट्रेंड एक मतलब आगे बढ़ने लगा है। लोग धीरे-धीरे रिटायर किए जाते हैं। उस एज में केसी सिन्हा जैसे मतलब लीडर को लाना जो लीडर नहीं बन सके, तो ये कैंडिडेट सिलेक्शन में उनकी गलतियाँ नहीं, कैंडिडेट्स की लिस्ट उनकी वो प्रभावी नहीं। आप ये नहीं कह सकते हैं। देखिए, चुनाव में प्रशांत किशोर ने खुद से एक पैरामीटर बनाया, हम ऐसे कैंडिडेट को देंगे जो अच्छे हैं, सो कॉल्ड अच्छे, उनके नज़र में अच्छे, कि जो एक्स आईपीएस हों, एक्स आईएएस हैं, एक्स प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, या जो भी ऐसे तमाम मतलब प्रोफेशंस उन्होंने गिनाए। लेकिन राजनीति, चुनावी राजनीति जो होती है, उसका हिसाब अलग होता है। उसमें आपको वोट्स लाना होता है। उसमें वोट्स आप कैसे लाएँगे, क्या लाएँगे, वो एक अलग सिम्पटम है। आपको उसका इलाज किए बिना सीधे-सीधे
ऑपरेशन करने नहीं आप जा सकते हैं। प्रशांत किशोर और गए एक और एक हाँ, पिछड़ एक गए। जदयू के एक बड़े कद्दावर चेहरे इन दिनों चर्चा में काफ़ी रहे। उनके घर पर जो है पूरी तरीके से तैयारी शुरू हो गई, भोज का जो तैयारी है वो शुरू हो गया। आज महागठबंधन के राजद के कैंडिडेट के घर पे भी 3 बजे से जो है वो पूरा भोज शुरू हो जाएगा। कैसे देखते हैं ये भोज की तैयारी अभी से ही और एक ही विधानसभा के उन्हें दोनों लग रहा है कैंडिडेट कि आप अनंत सिंह की बात कर रहे हैं। अनंत सिंह और सूरज भान। हाँ, तो अनंत सिंह का क्या है ना कि अनंत सिंह को टिकट नहीं मिला था अभी। अनंत सिंह जदयू से बाहर थे। राजद से उनकी बीवी चुनाव लड़ी थी 2020 में। सॉरी, अनंत सिंह चुनाव लड़े थे राजद के टिकट पर। उसके बाद से जब वो डिबार हुए चुनाव, ये उनकी सदस्यता चली गई, तो उनकी बीवी भी राजद के चुनाव से टिकट पर लड़ी और तब तक वो राजद के ही मेंबर थे। अचानक चुनाव से पहले कुछ दिन पहले उनका मोह जो राजद से भंग होता है और वो जेडीयू का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। अपनी तरफ से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इलेक्शन का शेड्यूल जारी होते ही कह दिया कि मैं 14 अक्टूबर को नामांकन करूंगा, जबकि जेडीयू ने कोई लिस्ट जारी नहीं की, सब कुछ नहीं किया। तो अनंत सिंह ऐसे काम के लिए माहिर हैं। अनंत सिंह मतलब ऐसे फैसले लेते रहते हैं। उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी खुद से डिसाइड किया कि मैं कब करूंगा, जबकि पार्टी ने कोई क्लियरेंस नहीं दिया था, लेकिन सब कुछ क्लियरेंस उनके मुताबिक होते गया। अब उन्होंने अपनी जीत की भी घोषणा कर दी है, जबकि सबको सबको पता है कि पिछले 5 चुनावों में मोकामा का ये सबसे टफ चुनाव होने वाला है। अनंत सिंह जीतेंगे, हारेंगे ये तो कल पता चलेगा, लेकिन पिछले 5 चुनाव में 2005 से लेकर 2005 के दोनों चुनाव, 2010, 2015, 2020 और ये छठा चुनाव है 2025। ये अनंत सिंह के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है। एक सूरज भान भी जो है वो तैयारी कर रहे हैं, भोज की तैयारी उनके आवास पे भी हो गई, 3 बजे से भोज शुरू भी हो जाएगा। तो तू डाल डाल मैं पात पात, वही वाला कॉन्सेप्ट है। अनंत सिंह जिस दिशा में चल रहे हैं, दोनों एक ही हिसाब किताब वाले आदमी हैं। तो तेजस्वी ने 18 तारीख की घोषणा की तो सुनील सिंह ने कहा कि चेतावनी देते हैं अगर कोई गड़बड़ी हुई तो। ये फालतू की बात है। मतलब ऐसे बोलना सुनील सिंह जैसे नेता को नहीं चाहिए। मतलब ये तो आप कैसे ये लाइन कह सकते हैं कि नेपाल जैसा हाल कर देंगे, बांग्लादेश जैसा हाल कर देंगे? फालतू की बात है। ये सब मतलब डरा रहे हैं। नहीं, नहीं डरा रहे हैं, नहीं डरा रहे हैं, उनको डराने से कोई डर थोड़े ना जाएगा। वो ठीक है, वो राजद के बड़े नेता हैं, उनकी एक अलग छवि है, एक इंटेलेक्चुअल टाइप की छवि है, एक सार्कास्टिक वे में वो बोलते रहें, चाहे वो नीतीश कुमार की खिलाफत करना हो या तमाम मतलब राजद के लिए उन्होंने अपना खून पसीना सब कुछ दिया है, लेकिन ऐसी भाषा स्वीकार्य नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। अगर ये चुनावी माहौल नहीं रहता, चुनाव के रिजल्ट के 1 दिन पहले की बात नहीं होती, तो इस पर बवाल ज़्यादा होता और हो सकता हो कि उन्हें क्लैरिफ़िकेशन देना पड़ता। कल को आकर वही बाइट देते, फिर दोबारा बाइट देते कि मीडिया ने उनके बयान को ट्विस्ट किया है। कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, ये फ्लो में उनसे निकल गया है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। चलते-चलते एक अंतिम सवाल पवन प्रकाश जी, आपका जो एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है? किसकी सरकार? देखिए, सरकार किसकी है ये समझने के लिए इतना ईज़ी सवाल नहीं है कि मतलब हम लोग झटके से कह देंगे कि इसकी सरकार या उसकी सरकार। सरकार देखने से पहले सभी इंडिकेटर्स को समझना होगा। उस इंडिकेटर में क्या है कि सरकार जो अभी चल रही है, यानी कि 2020 से सरकार चल रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसके खिलाफ नाराज़गी का भाव ग्राउंड पर था। राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की तरह आए, तेजस्वी यादव ने उनका भरपूर सपोर्ट किया। तेजस्वी के बूते जितना भी जो भी महागठबंधन जुटा सकता था उसने जुटाया, चुनाव लड़ा। कैंडिडेट सिलेक्शन में एनडीए से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस महागठबंधन का रहा है। इनके अधिकतर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एनडीए को अलग-अलग सीटों पर मतलब कड़ी टक्कर दी है और कैंडिडेट सिलेक्शन में महागठबंधन का कोई जोड़ नहीं है। उसके बावजूद जो बेनिफिशियरी स्कीम्स की जो घोषणा हुई या फिर स्टेट में महागठबंधन एक चीज में तो फेल रहा कि सरकार के खिलाफ कोई मूवमेंट बन जाए चुनाव के वक्त, ये महागठबंधन नहीं कर सका। मतलब एंटी इनकम्बेंसी की लहर को पूरी तरह से उभार देने का काम महागठबंधन नहीं कर सका। महागठबंधन सिर्फ इसी भरोसे रहा कि अगर तेजस्वी सरकार बनेगी तो हम 30,000 रुपये महिलाओं को देंगे, बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे जिसको नीतीश कुमार ने पहले ही काट दिया, युवा आयोग बनाएंगे वो भी काट दिया, अधिकतर चीज़ों को काट दिया। 30,000 का भी जवाब नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया ऐसे ही हर महिला को जो भी जीविका से या जो जुड़ी हुई है, जो ग्रुप्स से, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से, उनको दे देंगे, दे दिया। इनफैक्ट 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खाते में वो चलाया, अभी भी आ रहा है और दिसंबर तक जाएगा। तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी के हर मतलब
हमले का वो काट तैयार करके पहले ही रिलीज कर दिया। तो निश्चित तौर पर महागठबंधन इस चीज में तो फेल रहा है कि सरकार के खिलाफ उसने हवा कोई बनाई है। इसके बावजूद इस देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे जो है वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन महंगाई का मुद्दा विधानसभा चुनाव में मुद्दा नहीं बनता है। अब बचता है बेरोजगारी का। तो महिलाएं अगर बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार को या एनडीए के उम्मीदवारों को वोट करेंगे तो बेरोजगार युवा जो है वो तेजस्वी यादव को वोट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 करोड़ या सॉरी मतलब हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। कैसे देंगे क्या देंगे वो डिबेटेबल है, लेकिन उन्होंने वादा किया है। उनके घोषणा पत्र की जो स्कीम है वो सबसे चर्चित है, क्योंकि ये आखिरी उनकी घोषणा थी। तो इस नाते महागठबंधन को एज भी मिल सकता है, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन बिहार में बहुत अधिक है, मतलब दूसरे वोटर्स के हिसाब से मुकाबले। लेकिन एनडीए आगे है ऐसा तमाम सर्वे बता रहे हैं। तो देखते हैं कल क्या होगा। चलिए देखते हैं कल क्या होने वाला है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।